ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पे ये निकलता। ये साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था और इसमें हर तरीके के लोग बैठे थे, बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेस और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अमेरिका जा रहे थे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले बैठे थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। पैसेंजर में और पब्लिक में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था टाइटैनिक को लेकर। आखिर ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 169 मीटर लंबा और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा। बल्कि इसे बनाने के लिए जो लग्जरियस चीजों का इस्तेमाल किया गया है वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस शिप को बनाने में करीब 7.5 मिलियन डॉलर की लागत आई थी। अगर आज की बात करें तो लगभग 400 मिलियन डॉलर के बराबर। शिप की अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी, या फिर कहो 5 स्टार होटल को भी ये पीछे छोड़ देती। स्टैंडर्ड ग्लास की खिड़कियां, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर्स, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, खेलने की सभी सुविधाएं, 4 रेस्टोरेंट, 2 बारबीज हॉप्स और एक लाइब्रेरी। और तो और जिस तरीके का सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कि कभी ना डूबने वाला जहाज। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने इस जहाज को बनाया। इस कंपनी ने पब्लिक में पहले ही ये कह दिया था कि ये अनसिंकेबल जहाज है, लेकिन रवाना होने के 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी आइस वार्निंग मिलनी शुरू हो गई। यानी कि जिस अटलांटिक ओशियन पे ये तैर के टाइटैनिक अमेरिका की ओर जा रहा था वहां पर आइस मौजूद है। दोस्तों ये वार्निंग इतनी अनयूजुअल चीज तो नहीं है। समुद्र में गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और बताते हैं कि समुद्र के इस वाले एरिया में ज्यादा बर्फ है तो ध्यान से आना। लेकिन 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 कुल 7 आइस वार्निंग दी जाती है। कैप्टन स्मिथ और उसके क्रू इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम करने की वजह बढ़ाते चले गए। सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है, तापमान भी नीचे गिर जाता है। और उस रात एक बात थी कि चांद तक नहीं निकला था। जहाज के ऊपर एक क्रू नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि काफी हाइट पे होता है। आप इसे लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे किसी को बिठा कर रखा जाता है ताकि सामने जहाज के जो कुछ भी आए वो देख पाए पहले ही। तो जो बंदा इस जहाज के क्रू नेस्ट पे बैठा था ना, उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी। ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 फ्रिट नाम का बंदा क्रूज नेस्ट में बैठा था। ये अचानक अपनी आंखों से देखता एक बड़ा आइस का पहाड़, एक आइसबर्ग आ गया। ये बंदा 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग इसे सुन सके। फोन उठाकर कॉल करता है। ऑफिसर चिल्ला के कहता है कि सामने हमारे आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिस में बैठे ऑफिसर विलियम इंजन रूम को संदेश देता है कि जहाज को लेफ्ट की ओर मोड़ो, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत ही लेट हो चुका। लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पे जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible for a ship like that to sink. ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। इसकी लेंथ करीब 200 बाय 400 फीट थी, एक बड़ा सा फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रू नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का ये कहना है कि इस आइसबर्ग का वजन करीब 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ टकराव टाइटैनिक का फ्रंट साइड में हुआ था। स्पेसिफिकली कहा जाता है कि बो के पास हुआ था। अब ये बो क्या होता है चलिए जानते हैं। जहाज की इस फोटो में आप देख सकते हैं कि सामने वाला जो एरिया होता है उसे हम लोग बो कहते हैं, और बो के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, और जहाज के जो निचले वाला हिस्सा होता है उसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक जहाज आइसबर्ग के साथ खिसकता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप की जो बॉडी थी उसमें छोटे छोटे होल्स हो गए। आपके मन में एक सवाल होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, इतना शक्तिशाली पावरफुल जहाज है उसमें डेंट पड़ गया और इसमें साथ ही होल भी हो गए। एक बर्फ का टुकड़ा एक मजबूत मेटल को कैसे काट सकता है? अगर हम फ्रिज के बर्फ से मेटल को काटे तो वो तो नहीं कटेगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि ये एक बर्फ का पूरा
पहाड़ था, उसका खुद का वजन कितना होता होगा। अब कहने को तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी जब आपकी जो गाड़ी होती है वो किसी पेड़ से टकराती है तो गाड़ी का कितना बुरा हाल होता है। आपका गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद पूरे तरीके से चकनाचूर हो जाता है। तो सेम इस आइसबर्ग का भी वजन बहुत ज्यादा था, जिससे जहाज टकराने से जहाज में डेंट पड़ गया और जहाज में छेद हो गया। और ये छेद इतना बड़ा था जिससे टाइटैनिक को बुरी तरीके से चोट पहुंची। एक्सीडेंट के कुछ ही देर बाद कैप्टन स्मिथ और आर्कटिक तुरंत पहुंचते हैं ये देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची हुई है। वो लोग जब देखे तो उन्हें ये पता चला कि अब तो ये जहाज नहीं रहा, ये जहाज तो अब डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देख के। उन्हें तो ये लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये तो कभी नहीं डूबने वाला जहाज है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जहाज अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इसमें जो सेफ्टी फीचर थे वो बहुत कमाल के थे, जिसकी वजह से इसे ऐसा माना जाता है। पहला, इस जहाज में एक डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो एक जहाज का मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब होता है कि जहाज में 2 लेयर लगाई गई थी यहाँ, यानी कि अगर नीचे से एक लेयर टूट भी जाती है तो दूसरा लेयर जहाज को बचा लेगी। और दूसरा जो होता है वो होता है पूरी शिप का बॉडी। जो हल है उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी गया तो जहाज तैरता ही रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आइसबर्ग से जो इतना इम्पैक्ट हुआ था ये दरअसल शिप के साइड में हुआ था। और डबल बॉटम हल जो होता है वो होता है शिप के नीचे में। और डबल बॉटम जो हल है वो किसी काम का नहीं रहा क्योंकि साइड में सिर्फ सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टैंक कंपार्टमेंट्स भर चुके थे, उनमें पूरी तरीके से पानी भर चुका था। लिमिट तो 4 की ही थी लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए। इसका मतलब क्या था? इस जहाज को डूबने से अब कोई नहीं बचा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाने वाला है। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं, जो क्रू मेंबर्स को एक कॉल भेजते हैं। जो आसपास के जहाज होंगे वो अगर ये सिग्नल को पकड़ लेते हैं तो वो शायद हमें बचाने के लिए यहाँ पे आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और भेजते रहते हैं और भेजते रहते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास किसी एरिया में जो कि हमारी सिग्नल्स को पकड़ पाए। सिग्नल भेजने के 20 मिनट बाद 12:20 आरएमएस कारपेथिया जो कि टाइटैनिक के करीब पास ही था, जो कि सिग्नल तो पकड़ लेता है रेडियो पे और टाइटैनिक ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो अब टाइटैनिक को बचाया जाए। वो लोग टाइटैनिक के ऊपर पूरी रफ्तार से आने लगे लेकिन वो जो दूरी थी वो कोई 1-2 किलोमीटर की दूरी नहीं थी। टाइटैनिक से आरएमएस कारपेथिया करीब 107 किलोमीटर की दूरी पे था। अगर आरएमएस कारपेथिया अगर अपने टॉप स्पीड पे भी चले तब पर भी ये 3.5 घंटे में टाइटैनिक के पास पहुंचेगी और तब तक में तो टाइटैनिक का स्वाहा हो चुका होगा। क्रू मेंबर्स रॉकेट्स और फ्लेयर्स चलाते हवा में इस उम्मीद से कि अगर कोई आसपास जहाज होगा तो वो हमें बचा लेगा आके। लेकिन कारपेथिया जहाज के अलावा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। इसी बीच कैप्टन आदेश देते हैं कि सभी पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बिठाया जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को सबसे पहला अधिकार ये मिला। अगर पैसेंजर की बात करें तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था क्योंकि पैसेंजर के मन में पहले ही भर दिया गया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, कभी ना डूबने वाला जहाज। लेकिन ये तो अपने पहले ही सफर में डूब गया, ऐसा ऐड दिखाया जा रहा था। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, दोनों साइड आपको ऐड दिख रहे होंगे। ये ऐड में यही लिखा हुआ था कि ये अनसिंकेबल जहाज है, कभी ना डूबने वाला जहाज। तो किसी के मन में किसी भी तरीका का डर ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों को लगा कि हाँ भाई टाइटैनिक भी डूब सकता है। लेकिन लाइफ बोट में 65 लोगों को बिठाने की इजाजत थी, लेकिन जल्दीबाजी या फिर हड़बड़ी के जल्दी में पता नहीं क्यों वहां पे सिर्फ 28 लोगों को ही बिठाया गया। आधी लाइफ बोट तो खाली ही नीचे उतर रही थी। टाइम के साथ साथ कंपार्टमेंट्स एक एक करके भरता गया। धीरे धीरे पैसेंजर्स को ये पता चलना शुरू हो गया कि अब ये जहाज डूबने वाला है। तो यहाँ पे जबरदस्त भीड़ मच गई, एकदम रश हो गया। मैं चढ़ूंगा लाइफ बोट में, मैं चढ़ूंगा लाइफ बोट में, मैं चढ़ूंगा लाइफ बोट। रात के 1 बजे तक पानी इतना भर चुका था कि कंपार्टमेंट्स का जो बो होता है वो आधा पानी में डूब गया था। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था वो पूरी तरीके से उठ चुका था और धीरे धीरे टाइटैनिक समुद्र में समा गया। और मुझे जहां तक जानकारी मिली कि यहाँ इसमें करीब 1500 से भी ज्यादा लोग थे, जिसमें कुछ ही लोगों की जान बच पाई। वैसे गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना, क्योंकि हम लोग इसी तरीके के वीडियो हर रोज बनाते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हर रोज बनाते हैं। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।